गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मध्यकालीन इतिहास का। मध्यकालीन इतिहास के अंदर अपनों ने दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट पढ़ रहे थे। अपन मिडिवल इंडिया का दिल्ली सल्तनत पार्ट पढ़ रहे थे और दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे और रणथंभौर दुर्ग के बारे में अपनों ने पढ़ लिया था। यानी रणथंभौर दुर्ग का जो प्रथम शाखा राजस्थान के इतिहास में सबसे बढ़िया और सबसे जो जल शाखा की अगर अपन बात करते हैं तो वो राजस्थान में रणथंभौर का ही शाखा था। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का जो दुर्ग है उसको विजित करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। देखिए क्या होता है कि इसका कारण मिलता है अलग से। ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी, देखिए इस प्रकार से ये भारत का नीचे वाला हिस्सा, ये दिल्ली और ये अरब सागर, यानी अलाउद्दीन खिलजी बताते हैं कि अरब सागर के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी अरब सागर पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और आधिपत्य स्थापित करने के कारण ऐसा बताया जाता है कि उसे राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग को विजित करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे पहले चित्तौड़ के दुर्ग को कोई भी विजित नहीं कर पाया था। चित्तौड़ के दुर्ग को कोई विजित नहीं कर पाया था और ऐसा बताया जाता है कि ये जो चित्तौड़ का दुर्ग था ये मेवाड़ की सबसे प्राचीन, सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली रियासत हुआ करती थी। मेवाड़ सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली जो रियासत हुआ करती थी वो मेवाड़ रियासत हुआ करती थी। और इसी रियासत का जो सिरमौर हुआ करता था वो चित्तौड़ का दुर्ग हुआ करता था। चित्तौड़ के दुर्ग का उस समय बताते हैं कि यहाँ पर रावल शाखा चल रही थी और रावल शाखा का जो शासक था यहाँ पर वो रतन सिंह था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसके ऊपर अटैक किया, जब आक्रमण किया, तो बताते हैं कि यहाँ पर शासक कौन था? रतन सिंह था। इसका जो इंडियन हिस्ट्री जो कारण बताती है वो ये बताती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अरब सागर पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और इसी आधिपत्य स्थापित करने के कारण उसे चित्तौड़ दुर्ग को जीतना बहुत ही जरूरी हो गया था। जबकि ऐसा भी बताया जाता है कि चित्तौड़ की जो शाखा थी, चित्तौड़ की जो रियासत थी वो बहुत ही शक्तिशाली रियासत थी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की शक्तिशाली को कुछ शर्मसार करती थी। और वो ये मानता था कि राजस्थान के जो राजपूत जो लोग हैं वो एक तो किसी के साथ दगा नहीं करते। अगर राजपूती सेना तेरे साथ मिल जाती है या राजपूती राजा तेरी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो कल को अगर तू किसी दूसरे देश को या किसी अन्य राज्य को विजित करेगा तो ये राजपूती लोग बड़े साहसी होते हैं। ये युद्ध के मैदान में भागते नहीं हैं, ये युद्ध के मैदान में मरना पसंद करते हैं। ऐसी उसको बातें उनको पता थी और इसका साक्षात परिणाम उसने रणथंभौर दुर्ग में देख भी लिया था, क्योंकि अमीरदेव युद्ध के मैदान में मारा गया जबकि युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर नहीं भागा। ये भी उसको कुछ न कुछ ये बातें उसको मतलब उसके दिमाग में घर कर रही थी कि राजपूतों को जीतना और राजपूतों को अपना सामंत बनाना सबसे अच्छा है। इसी के कारण बताते हैं कि चित्तौड़ के दुर्ग पर वो क्या करता है? आक्रमण करता है। जबकि एक अन्य इतिहासकार है वो इसके बारे में अलग बात बताता है। बताते हैं कि एक इतिहासकार है मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ है पद्मावत, लेकिन इसके अंतर्गत जो बातें बताई गई वो एक काल्पनिक लगती है, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो ग्रंथ लिखा था पद्मावत वो शेर शाह सूरी के समय लिखा था, जो कि बाद में लिखा गया है। तो ये ऐसी बातें तो मान नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर इतिहास में ये चीज़ें बताई जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा बताया जाता है कि पद्मावती जो थी वो सिंहली द्वीप, यानी प्राचीन समय में श्रीलंका को सिंहली द्वीप बोला जाता था। और श्रीलंका को सिंहली द्वीप इसलिए बोलते थे क्योंकि श्रीलंका जो देश है, वर्तमान में श्रीलंका हमारे भारत के साथ जो तटीय सीमा बनाता है, जो जलीय सीमा बनाता है श्रीलंका, तो
वहाँ पर सिंहली जाति बहुत ज़्यादा है, यानी श्रीलंका के अंदर दो ही जातियाँ, एक सिंहली और एक तमिल। तो सिंहली जातियों का आधिपत्य ज़्यादा होने के कारण उसे प्राचीन समय में सिंहली द्वीप बोला जाता था। तो वहाँ का कोई राजा था गंधर्व सेन, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती, और पद्मावती के पास एक तोता था, हीरामन तोता। और हीरामन तोता बताते हैं कि रतन सिंह के पास आता है और पद्मावती की सुंदरता का व्याख्यान करता है और बताता है कि दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत नारियों की अगर अपन बात करते हैं तो इस धरती के ऊपर पद्मावती से सुंदर संसार में कोई स्त्री दूसरी नहीं है। इस बात का पता जब रतन सिंह को पता चलता है हीरामन तोता के माध्यम से, तो वो एक प्रकार से अचंभित हो जाता है कि शायद इस तोते की बात, हीरामन तोते की बात सत्य हो को, तो मैं इसका जाकर देखूं। तो बताता है कि एक अलग तरीके से भेष बनाकर वो वहाँ पर जाता है सिंहली द्वीप और एक बगीचे के अंदर जाकर बैठ जाता है। तब जो गंधर्व सेन के जो सैनिक थे वो उसको पकड़ लेते हैं और राजा के दरबार में जब उसे ले जाया जाता है तो ऐसा बताते हैं कि जब रतन सिंह को देखा गंधर्व सेन ने तो उसको कहा कि ये जो आपने भेष बना रखा है ये आपके नहीं, आप में तो कोई राजकीय गुण दिखते हैं, तो आप कोई ना कोई राजा होता। वो अपनी असलियत बताता है कि मैं चित्तौड़ का राजा रतन सिंह हूँ। तो गंधर्व सेन अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देता है? पद्मावती का विवाह रतन सिंह के साथ कर देता है। और रतन सिंह के साथ जब कर देता है तो रतन सिंह पद्मावती को लेकर कहाँ जाता है? चित्तौड़ दुर्ग में लेके आ जाता है। चित्तौड़ दुर्ग में जब वो उसको लेके आता है तो बताते हैं कि एक व्यक्ति था राघव चेतन, एक व्यक्ति था राघव चेतन जो कि बताते हैं कि टोने टोटके में ज़्यादा विश्वास रखता था। अब टोने टोटके में जब वो ज़्यादा विश्वास रखता था तो पद्मावती किसके साथ क्या रहने लगी? अनबन रहने लग गई। एक दिन रतन सिंह ने राघव चेतन को अपने दरबार से निकाल दिया और दरबार से निकालने के बाद ये राघव चेतन चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। किसके पास चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास। और अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर वह पद्मावती की सुंदरता का व्याख्यान करता है। पद्मावती की सुंदरता का व्याख्यान करता है। तब कहते हैं कि एक अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के पास संदेश भिजवाया कि आप अपनी जो ये पत्नी है इसको मेरे पास लेकर आओ। तो रतन सिंह ऐसा करने से मना कर देता है। तब बताते हैं कि रतन सिंह एक सेना लेकर आता है। रतन सिंह जब सेना लेके आता है तो वो रतन सिंह को बंदी बनाकर कहाँ लेके चला जाता है? दिल्ली लेके चला जाता है। और दिल्ली ले जाकर पद्मावती को बोल के जाता है कि तू आ जाना दिल्ली और रतन सिंह को लेकर आ जाना। तब बताते हैं कि रतन सिंह को छुड़वाने के लिए पद्मावती ने पालकियाँ तैयार करवाई और उन पालकियों में स्त्रियों के वेश में पुरुषों को, सैनिकों को बिठा लिया और वहाँ से रतन सिंह को छुड़वा कर ले आती है। तब इसमें अलाउद्दीन खिलजी अपनी बेइज्जती महसूस करता है, अपनी शर्मिंदगी महसूस करता है और 1303 के अंदर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पे क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। 1303 में चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण कर देगा और 1303 में जब ये चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण करेगा तो बताते हैं कि रतन सिंह जो है वो क्या कर लेता है? केसरिया कर लेता है। रतन सिंह जो है वो केसरिया कर लेता है और पद्मावती जो है वो क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है और राजस्थान का ये दूसरा शाखा हो जाता है। यानी जब केसरिया और जौहर दोनों साथ में होते हैं तो वो क्या घटना कहलाती है? शाखा कहलाती है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा और दूसरा शाखा कहलाता है। इसलिए बताते हैं कि चित्तौड़ को जौहर नगरी बोलते हैं। और आज भी चित्तौड़ के अंदर एक मेला लगता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पहले रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण किया। रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण से सफलता प्राप्त करने के बाद वो किसके ऊपर अटैक कर देता है? चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर देता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो नाम है वो खिजराबाद कर देता है। क्या कर देता है? खिजराबाद। और इसका शासन है वो अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप कर वापस कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। और किसका नेतृत्व है किसको दे दिया? खिज्र खां को सौंप दिया। ये हुआ चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में। अब इसका नेक्स्ट जो है, अब क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही दुखी हो गया क्योंकि
उसकी जो मनसा थी राजपूतों को अपना सामंत बनाने की, वो राजपूत इसकी हार को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इसकी बात को नहीं मान रहे थे। और इसी बात को नहीं मानने के कारण बताते हैं कि अब उसने एक ध्येय बना लिया कि मैं राजपूतों को अपना सामंत बनाकर ही छोड़ूंगा। अब क्या हुआ, 1308 सिवाना दुर्ग, सिवाना दुर्ग, क्योंकि सिवाना दुर्ग और 1311 जालोर दुर्ग, ये दो दुर्गों पर और अटैक करेगा। कैसे हुआ, देखिए क्या होता है कि ये भारत का नीचे वाला हिस्सा, ऐसा बताया जाता है कि दो ग्रंथ है, एक तो है कन्नड़ देव प्रबंधन और दूसरा है बिरमदेव सोनगरारी बात। ये दोनों ही ग्रंथ पद्मनाभ के लिखे हुए हैं, ऐसा बताया जाता है कि कन्नड़ देव प्रबंधन और बिरमदेव सोनगरारी बात, कन्नड़ देव प्रबंध और बिरमदेव सोनगरारी बात जो कि पद्मनाभ के लिखे हुए हैं, इनके माध्यम से ये बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पहले 1301 रणथंभौर दुर्ग, 1303 चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उसके बाद 1308 सिवाना दुर्ग और 1311 जालोर दुर्ग पे अटैक करता है। यानी उसकी मनसा जालोर दुर्ग पे अटैक करने की थी, लेकिन बताते हैं कि जालोर दुर्ग की जो कुंजी थी वो सिवाना दुर्ग थी। कुंजी का अर्थ क्या होता है, जैसे सपोज करिए कुंजी क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। मान के चलिए ये कोई दुर्ग है, अब इस दुर्ग पर पहुंचने के लिए, यानी प्राचीन समय में राजा क्या करते थे अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे सपोज करिए ये जालोर दुर्ग है, अब यहाँ पर है सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो गया, सिवाना दुर्ग। अब मैंने क्या कहा, जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग, सिवाना दुर्ग। यानी जालोर दुर्ग के अगर आपको दरवाजे खोलने हैं तो इसकी चाबी कहाँ है, सिवाना दुर्ग में है। यानी इस चाबी को आप यहाँ से लेके जाओगे तब आपको यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। कि प्राचीन समय में जो दुर्ग थे वो पहाड़ियों पर बनाए जाते थे और ये रास्ता जो है वो ब्लॉक कर देते थे और यहाँ पर एक छोटा दुर्ग और बना देते थे, ताकि क्या होता कि यहाँ से अब अगर अलाउद्दीन खिलजी को अगर जालोर दुर्ग जीतना है तो पहले कौन सा दुर्ग जीतना पड़ेगा, सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ेगा। और सिवाना दुर्ग को तब जब तक ही जीतता तब जालोर दुर्ग के जो राजा थे वो अपने आप में सचेत हो जाते कि भी अब सेना यहाँ तक पहुँच गई है, तो वो अपनी पूर्व तैयारी कर लेते थे। तो इस प्रकार से जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग हुआ करता था, सिवाना दुर्ग। अब सिवाना दुर्ग पे ये अटैक करेगा, तो सिवाना दुर्ग पे अटैक करने के कारण क्या होता है कि देखिए सिवाना दुर्ग 1308 और यहाँ पर ऐसा बताया जाता है, जैसे देखिए ये राजस्थान, यहाँ पर गुजरात और ये दिल्ली। एक बार बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात को लूटने के लिए गई हुई थी। यानी सिवाना दुर्ग का शासक था शीतल देव और यहाँ का शासक था कन्नड़ देव सोनगरा, जो कि एक बहुत ही वीर प्रतापी राजा था। यानी 1308 सिवाना दुर्ग का राजा कौन, सिवाना दुर्ग का राजा शीतल देव, जबकि जालोर दुर्ग का राजा कौन था, कन्नड़ देव सोनगरा। अब क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना, इसके सेनापति गुजरात को लूटने के लिए गए हुए थे। अब गुजरात को जब लूटने के लिए गए हुए थे तब कन्नड़ देव सोनगरा ने अपने दो सेनापति जेता व देवड़ा को जब भेजा तो उसने कहा कि अभी तो अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बहुत बड़ी सेना है, हम मौका देकर इसके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन आते समय क्या होता है, आते समय जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उनमें आपसी कलह हो जाती है। आपसी कलह हो गई तो कन्नड़ देव सोनगरा ने समय अपना अनुचित मानते हुए इनके ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। और अटैक करने के बाद ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो सोमनाथ का जो मंदिर था उसको लूट कर लाए थे, उसकी शिवलिंग को भी तोड़ कर लाए थे। तो बताते हैं कि कन्नड़ देव सोनगरा ने उन शिवलिंगों को अपने अपने क्षेत्रों में उनको स्थापित करवा देता है।
इस बात का भी उसको क्या लग रहा था, बुरा लग रहा था। तब क्या हुआ, कमालुद्दीन कुर्ग के नेतृत्व में, कमालुद्दीन कुर्ग के नेतृत्व में, कमालुद्दीन कुर्ग के नेतृत्व में सिवाना दुर्ग पर अटैक करने के लिए एक सेना भेजी गई। कमालुद्दीन कुर्ग के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई और सेना भेजने पर बताते हैं कि सिवाना दुर्ग को घेर लिया गया। सिवाना दुर्ग को क्या कर लिया गया, घेर लिया गया। और घेरने के बाद चारों तरफ सेना थी, लेकिन इस दुर्ग को विजित नहीं कर पा रही थी। तभी बताते हैं कि सिवाना दुर्ग का एक कोई व्यक्ति था बावले नाम से, और बावले ने विश्वासघात कर दिया। यानी सिवाना दुर्ग 2 आदमी आएंगे, यहाँ पर दैया बिक्का करेगा, दैया बिक्का यानी जालोर दुर्ग के अंदर जो विश्वासघात करेगा वो दैया बिक्का करेगा, जबकि सिवाना दुर्ग में कौन करेगा, बावले करेगा। सिवाना दुर्ग के अंदर बावले नाम का एक व्यक्ति था, वो क्या करता है, विश्वासघात करता है। ये हमारी कमी थी, घर का भेदी लंका डाए। अगर ये कमी नहीं होती तो हम लोग क्या ऐसे थे, हमारे ऊपर कोई शक्ति राज करती, लेकिन नहीं, हमें तो बस अपना हित साधना है। बावले ने क्या किया, विश्वासघात किया, और विश्वासघात करने के कारण सारी की सारी मुस्लिम सेना दुर्ग के अंदर घुस गई। और बताते हैं कि सिवाना दुर्ग का शासक शीतलदेव ने क्या कर लिया, केसरिया कर लिया। और यहाँ की जो इसकी जो पत्नी थी मेणादे के नेतृत्व में स्त्रियों ने क्या कर लिया, जोहर कर लिया। तो ये राजस्थान अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में कौन सा शाखा हो गया, तीसरा शाखा हो गया। कौन सा शाखा हो गया, तीसरा शाखा हो गया। घटना समझ में आ गई। इसके ऊपर अटैक करने की दूसरी, जालोर दुर्ग पे अब 1311 में किसके ऊपर अटैक होगा, क्योंकि कुंजी को जीत लिया, तब किसके ऊपर अटैक, किसके ऊपर अटैक, किसके ऊपर अटैक, जालोर दुर्ग के ऊपर अटैक। तो जालोर दुर्ग की एक घटना तो मैंने आपको बता दी, अभी बताई थी, कौन सी, कि जेता व देवड़ा ने जाकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो धन के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ रही थी, उनके ऊपर अटैक कर दिया। एक कारण तो ये हो गया। देखिए मैं तीन कारण है इसके अलग अलग, वो तीनों बता देता हूँ। पहला कारण तो ये कि जेता व देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर जब धन का बंटवारा और तो उनके ऊपर जाकर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। दूसरा इसका कारण क्या होता है, फरिश्ता बतलाता है। फरिश्ता एक इतिहासकार है, वो बतलाता है कि एन उल्क मुल्तानी के नेतृत्व में, एन उल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने एन उल्क मुल्तानी को कन्नड़देव सोनगरा के पास भेजा। देखिए फरिश्ता क्या कहता है, कन्नड़देव प्रबंध ब्रह्मदेव सोनगरा तो ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब धन के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ रही थी, उसी समय कन्नड़देव सोनगरा के 2 मंत्री जेता व देवड़ा आक्रमण कर देते हैं और धन छीन लेते हैं। कारण एक बताते कौन है ये, दूसरा इतिहासकार फरिश्ता। फरिश्ता क्या कहेगा, फरिश्ता क्या कहेगा, फरिश्ता ये कहता है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने एन उल्क मुल्तानी के नेतृत्व में कन्नड़देव सोनगरा के पास भेजा एक संधि के लिए, और संधि के अंतर्गत जब कन्नड़देव सोनगरा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दिल्ली उपस्थित हुआ, तो इसने अपनी जो संधि थी वो असम्मानजनक पाई, तो वहाँ से भाग कर आ जाता है। जब ये भाग कर आएगा तो क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी इसके ऊपर अटैक कर देगा। तीसरा जो कारण है, वो तीसरा कारण बताता है मोहनोत नैनसी। मोहनोत नैनसी क्या बताता है, मोहनोत नैनसी क्या कहता है, मोहनोत नैनसी कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसके एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था फिरोजा। क्या नाम था, फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का क्या नाम, फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम था फिरोजा। अब फिरोजा और कन्नड़देव सोनगरा जो था, इसका एक पुत्र था ब्रह्मदेव सोनगरा। कन्नड़देव सोनगरा का पुत्र ब्रह्मदेव सोनगरा और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के मध्य प्रेम प्रसंग थे। प्रेम प्रसंग इनके कब हुए, जब फरिश्ता बतलाता है ना कि एन उल्क मुल्तानी अलाउद्दीन खिलजी के कहने पर जब कन्नड़देव सोनगरा को दिल्ली लेके गया, तो इसके साथ इसका पुत्र जाता है ब्रह्मदेव सोनगरा, जो कि बहुत ही हट्टा कट्टा था। हट्टा कट्टा होने के कारण
ये वहाँ पर फिरोजा को पसंद आ जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी इसको कहता है कि पहले फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी के पास जाती है, अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि मैं शादी ब्रह्मदेव सोनगरा के साथ करूंगी। अब ब्रह्मदेव सोनगरा को जब इस बात का पता चला तो उसने कहा कि मैं किसी गैर स्त्री से, यानी मैं किसी मुस्लिम स्त्री से प्रेम या शादी नहीं कर सकता। ये कहता है कि मामा भाटी लाजणो कुल लाजे चौहान जे मैं तुर्कानी प्रणाऊँ तो पश्चिम उपजे भाण। यानी कहता है कि अगर मैं किसी मुस्लिम स्त्री से अगर विवाह करता हूँ तो मेरे जो मामा है भाटी वो लज्जित हो जाएंगे। यानी मामा भाटी लाजनो कुल लाजे चौहान, यानी हमारा जो कुल है, जो चौहान है, वो लज्जित हो जाएगा। जे मैं तुर्कानी अपनाऊँ, यानी मैं अगर किसी तुर्क लड़की से शादी करता हूँ तो सूर्य है वो पश्चिम में उग सकता है, लेकिन मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। और इसी के कारण ये शादी करने से मना कर देता है। जबकि फिरोजा की मांग एक ही थी कि अगर शादी करूंगी तो ब्रह्मदेव सोनगरा के साथ, वरना शादी नहीं करूंगी। अब क्या हुआ, ऐसी जिद होने के कारण कानड़देव सोनगरा और ब्रह्मदेव सोनगरा दोनों कहाँ पर आ गए, कहाँ पर आ गए, जालोर भाग कर आ गए। अब अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़ी सेना लेकर जालोर दुर्ग पे अटैक करेगा। अब जालोर दुर्ग पे जब ये अटैक करेगा, जालोर दुर्ग पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अटैक करता है। तभी बताते हैं कि जालोर दुर्ग को घेर लिया गया, लेकिन चारों तरफ से सेना आ जाने के बाद इसके गुप्त रास्तों का नहीं पता था। तभी दयाबिका नामक एक राजपूत था जो कि इसके साथ विश्वासघात करता है और दुर्ग के रहस्यमयी मार्ग बता देता है। जब ये दयाबिका अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि मैं कानड़देव सोनगरा के साथ विश्वासघात करके आया हूँ और उस दुर्ग के जो रहस्यमयी मार्ग थे वो बतला के आया हूँ, तब बताते हैं कि ये दयाबिका को मार देती है इसकी पत्नी और भागकर जब जालोर दुर्ग की ओर जा रही होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कानड़देव सोनगरा केसरिया कर लेता है, इसकी पत्नी जेतल दे, कानड़देव सोनगरा क्या कर लेगा, केसरिया कर लेगा, इसकी पत्नी जेतल दे जोहर कर लेगी। और बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की तलवार से ब्रह्मदेव सोनगरा मारा जाता है। तभी आवेश में आकर फिरोजा जो है अपनी गर्दन काट लेती है और यमुना नदी में कूद कर अपनी क्या दे देती है, जान दे देती है, जहाँ पर वर्तमान में भी फिरोजा घाट बना हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम चेंज करके कर दिया था खेराबाद, और जालोर दुर्ग का नाम चेंज करके कर दिया था जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग के अंदर एक मस्जिद बनाई थी जिसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहते हैं, और वहाँ पर एक छोटी तोप रखी हुई है इसलिए उसे तोप मस्जिद भी बोलते हैं। और फिरोजा का जो मकबरा है वो भी बताते हैं कि जालोर दुर्ग में है। कहाँ पर है, जालोर दुर्ग में है, जालोर दुर्ग में। यानी 1308 सिवाना दुर्ग का शाखा, 1311 जालोर दुर्ग, जलालाबाद, जेतलदे और कानड़देव सोनगरा के नेतृत्व में शाखा, 1308 में शीतलदे और शीतलदे के नेतृत्व में यहाँ पे शाखा होता है। और बावले यहाँ पर विश्वासघात करता है, वादई अभी का विश्वासघात करता है। ठीक है, जालोर दुर्ग का शाखा होने के पश्चात अब अलाउद्दीन खिलजी अपना समूह लेकर वापस दिल्ली चला जाएगा। इसकी जो इच्छा थी राजपूतों को अपना सामंत बनाने की, वो ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि राजपूत जो लोग थे राजस्थान के वो बड़े स्वाभिमानी थे, वो मरना पसंद करते थे लेकिन किसी के देवता स्वीकार नहीं करते थे। इसी के साथ अपन पढ़ेंगे अगले अध्याय के अंदर। धन्यवाद।